Hello students, we are now going to discuss the reasons of Hegel. हेगेल के चिंतन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, जिनका समय 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा है, उन्होंने अपना इतिहास लेखन के प्रति अपना आदर्शवादी व्याख्या प्रस्तुत की। इतिहास के दर्शन शास्त्र में अनेक जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हुए, जिनमें कांट, हर्डर, शेलिंग, फिच और हेगेल प्रमुख हैं। इन सभी ने इतिहास में मानवीय समाज हेतु विकास के सर्वव्यापी प्रारूप को समझा और एक सर्वव्यापी दैवीय योजना को उभारा। इस योजना, जिसमें परिवर्तन की इकाई एक सामूहिक तत्व या एक व्यक्ति अथवा एक राष्ट्र अथवा राज्य था। हेगेल की जो चिंतन है वो शुद्ध रूप से आदर्शवादी प्रणाली थी और उसका आधार वाक्य था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। हेगेल के दर्शन पर अपने पूर्ववर्ती अनेक विचारकों का प्रभाव पड़ा और वे स्वयं स्वच्छंदतावादी आदर्श में ऐतिहासिक आंदोलन के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक थे और इस परंपरा का आरंभ हर्डर से माना जाता है। हेगेल के ऐतिहासिक विचारों पर उनके पूर्ववर्तियों हर्डर, कांट, शेलर, फिंच, शेलिंग इत्यादि का प्रभाव पड़ा, या हम कह सकते हैं कि इन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ ग्रहण किया जिसने उनके चिंतन को प्रभावित किया। और इस चिंतन में हेगेल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन, लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स आदि प्रमुख ग्रंथ रहे। हेगेल के इतिहास की व्याख्या संबंधित विचारों पर जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रमुख जो नाम आता है वो हर्डर का आता है। हर्डर के विचारों से प्रभावित होकर ही हेगेल रोमांटिक आदर्शवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए और उन्होंने यह माना कि सार्वभौमिक इतिहास मूल रूप से मानवीय उन्नति का क्रमिक विकास है। हेगेल ने आदिम समाज से वर्तमान सभ्यता के विकास को इसी संदर्भ में वर्णित करने का प्रयत्न किया है। उनकी चिंतन को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं कांट। कांट की भांति ही हेगेल ने राज्य की उत्पत्ति और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कांट की भांति ही हेगेल का भी मानना था कि राज्य एक सकारात्मक भलाई वाली संस्था है और मानव जीवन हेतु इसका अस्तित्व उपयोगी और अनिवार्य है। इसलिए कांट की भांति ही उनका मानना था कि यदि राज्य और व्यक्तियों के हितों के बीच संघर्ष होता है तो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं होगा, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने राज्य को सर्वोच्च शक्ति माना है। और अगर हम और प्रभावों की बात करें तो इसमें तीसरा जो नाम आता है वो शेलर का आता है और वे शेलर के इस विचार से प्रभावित रहे कि इतिहास वर्तमान से संबंधित होता है। हेगेल ने भी इसी बात को माना और इस पर बल दिया और मनुष्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में हेगेल फिक्टे से प्रभावित हुए।
उनका मानना था फिक्टी का कि मनुष्य में स्वतंत्रता का विकास सचेतन सोच का परिणाम है। तो हेगेल ने भी माना कि मनुष्य के विचार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इतिहास के लिए भी उन्होंने अपना जो मूल वाक्य बनाया वहाँ विचार के महत्व को या विचार की भूमिका को अधिक महत्व दिया है। विश्व के संदर्भ में हेगेल काफ़ी हद तक शेलिंग के विचारों से प्रभावित हुए, और उन्हीं की भांति उनका मानना था कि इतिहास दर्शन मात्र मनुष्यों के क्रमिक विकास पर आधारित नहीं है। यह संपूर्ण प्रक्रिया विश्व के संदर्भ में जुड़ी हुई है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व अपनी स्वचेतन अवस्था या आध्यात्म के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। इन सभी प्रभावों के बावजूद इतिहास की व्याख्या का हेगेल का स्वरूप अनूठा था, यानी वो ओरिजिनल था, और उसकी अपनी बहुत सी प्रभावशाली विशेषताएं थी। ऐतिहासिक व्याख्या का ये स्वरूप एक प्रकार से जो उनका राजनीतिक चिंतन था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं या कह सकते हैं ऐतिहासिक चिंतन के स्वरूप में वो तत्व दिखाई देते हैं जो बेसिकली उनके राजनीतिक चिंतन का भाग थे। तो इतिहास लेखन जैसे राजनीतिक चिंतन में उन्होंने विश्व की आंगिक एकता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ही समष्टि है, और ऐतिहासिक विवेचना के संदर्भ में भी इसी बात को उन्होंने माना है, क्योंकि हेगेल सत्य को समग्र मानते हैं और यह समग्र तत्व के अपने विकास का ही परिणाम है। तो इतिहास को उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसमें अज्ञान से सब कुछ जान लेने की ओर विकास अग्रसर होता है, और ये ज्ञान दिमागी तर्क से प्राप्त होता है। इसलिए उनका मानना है कि विश्व इतिहास हमेशा एक तार्किक प्रक्रिया अभिव्यक्त करता है। हेगेल ने इसीलिए कहा है कि तर्क ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही तर्क है। हेगेल का शायद वास्तव पर इतना बल देना उनकी उसी सोच का परिणाम है जिसके आधार पर वह मानते हैं कि विश्व में सभी घटनाक्रम आत्म तत्व या विचार के कारण ही होते हैं। इसलिए उन्होंने माना है कि क्या होगा की स्थिति रूढ़िवादिता को बतलाती है। उनका कहना है कि सभी तत्वों में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन का विचार यह मानकर चलता है कि सभी संदर्भ में ये परिवर्तन सभी की अच्छाई के लिए होता है, यह विकास की स्थिति को आश्वस्त करता है। तो इस प्रकार से जो उनका राजनीतिक चिंतन है वो कहीं ना कहीं उनके ऐतिहासिक चिंतन को प्रभावित करता है। हेगेल ने माना कि प्रकृति और इतिहास अलग अलग हैं। उनकी भिन्नता पर वो बहुत अधिक जोर देते हैं। उनका मत है कि प्रकृति की प्रणालियाँ ऐतिहासिक नहीं अपितु चक्रीय और पुनरावृत्ति में है। जैसे कि वो मानते हैं कि गर्मी हो, बारिश हो, या प्रकृति के और अनेक नियम हो, ज्वार भाटा हो, ये सभी एक चक्र को शासित करने वाले नियम, ये सभी एक मतलब एक नियम से संचालित होने वाली घटनाएं हैं और अपने नियमों के संदर्भ में संचालित होती हैं। और इनमें पुनरावृत्ति होती है क्योंकि ये जब चक्र बगैर किसी विकास के अपने को पुनरावृत्त करता है तो कुछ भी निर्मित नहीं होता, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उनका मत है कि प्राकृतिक घटनाएं जिस प्रकार से सार्वभौम नियमों से जुड़ी रहती हैं और चक्रीय रूप से पुनरावृत्त होती रहती हैं, इतिहास के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका मत है कि इतिहास दूसरी ओर कभी भी उनका मत है कि इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति नहीं करता है, क्योंकि इतिहास चक्रीय नहीं है बल्कि सर्पिल गतिमान है। उनका ये मत है कि जैसे कई लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भैया ऐसा क्यों नहीं होता, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसा लगता है पुनरावृत्त हुई हैं। लेकिन उनका मानना है कि जैसे युद्ध उभर के आते हैं तो उसे पुनरावृत्ति नहीं मानते। वो
कहते हैं कि प्रत्येक युद्ध अपने विगत युद्ध से भिन्न होता है, उसकी परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं, उसके तरीके भिन्न होते हैं, तो इसलिए पूर्ववर्ती की पुनरावृत्ति उसे नहीं कहा जा सकता। और कॉलिंगवुड भी कहते हैं कि हीगल का निष्कर्ष सत्य है कि मानवीय जीवन के इतिहास के अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास नहीं है, और यह कि सिर्फ जीवन जैसा नहीं परंतु तर्क संगत जीवन की तरह जीवन में विचार आरंभ होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में हीगल के मत उनकी भिन्नता पर अधिक फोकस करते हैं। उनके ऐतिहासिक चिंतन का जो प्रमुख एक अन्य विशेषता है या एक अन्य लक्षण है, वो है कि उन्होंने बौद्धिक चिंतन को ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रमुख आधार माना है। उनका मानना है कि मानवीय जीवन के बौद्धिक चिंतन का इतिहास है तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यदि इतिहास मानवीय जीवन के बौद्धिक चिंतन का इतिहास है तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और यहाँ वो ऐतिहासिक प्रणाली का प्रमुख आधार बौद्धिक चिंतन को ही मानते हैं। और उनका मानना है कि ऐतिहासिक प्रणाली मानवीय क्रियाकलापों में समाविष्ट है। मानवीय क्रियाकलाप मनुष्य की आत्मीय शक्ति से आते हैं, और मनुष्य की आत्मीय शक्ति और कुछ नहीं बल्कि उसके अपने विचार हैं, जिनकी अभिव्यक्ति वह जो अपने क्रियाकलाप होते हैं उनमें प्रकट करता है, उनमें मनुष्य प्रस्तुत करता है। तो जो क्रियाकलाप या घटनाएं हैं वो मनुष्य के विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम समझ पा रहे हैं कि हीगल का इतिहास दर्शन पूरी तरह से आदर्शात्मक है। उन्होंने इसके अलावा माना कि ऐतिहासिक प्रक्रिया एक युक्ति युक्त प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि चूँकि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है जो बौद्धिक चिंतन के स्वविकास को प्रदर्शित करता है, तो ऐतिहासिक प्रक्रिया अंततः एक युक्ति युक्त या लॉजिकल प्रक्रिया होगी। अगर जो भी बौद्धिक चिंतन की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, वहाँ कुछ न कुछ लॉजिक होगा। तो ऐतिहासिक परिवर्तन समय के पैमाने पर स्थापित युक्ति युक्त परिवर्तन है। तो इतिहास में जो विकास होता है या जो परिवर्तन होता है, उनका मत है कि वो आकस्मिक नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है, क्योंकि लॉजिकल है ना, तो इसलिए वो आवश्यक होता है। यथार्थ या वास्तविक तर्क संगत, जिसका अर्थ यथार्थ पूर्ववर्ती का केवल युक्ति युक्त तथा आवश्यक परिणाम है। यानी अगर हम कहीं एक प्रकार से कहें कि आवश्यक परिणाम है, आवश्यक परिणाम है तो वो कहीं ना कहीं लॉजिक होगा उसमें, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तार्किकता निहित होगी, जिसका रिजल्ट या जिसका परिणाम आवश्यक परिणाम के रूप में उभर के सामने आएगा किसी घटना का। तो हीगल इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि स्पष्ट कर रहे हैं अपने ऐतिहासिक विचार को, क्योंकि उनका जैसे हम कहेंगे कि जब वो तार्किक कह रही हैं उस चीज़ को, तो वो किस प्रकार से तार्किक है, या आवश्यक परिणाम कह रहे हैं किसी घटना को, तो किस प्रकार से वो आवश्यक परिणाम है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हीगल ये कह रहे हैं कि इतिहास प्रक्रिया विचार पर आधारित है और इसकी अभिव्यक्ति मानवीय क्रियाओं में परिलक्षित होती है। तो तर्क पर आधारित होने के कारण ये घटनाएं क्रमबद्ध मानी जा सकती हैं, और इतिहास में जो भी घटनाक्रम है वो तर्क आधारित है, इसलिए वो क्रमबद्ध भी होता है और उसमें एक तर्कशील आवश्यकता भी होती है, यानी जो रिज़ल्ट होता है वो आवश्यक रिज़ल्ट हो जाता है। इतिहास की प्रक्रिया जो हीगल ने दी वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की, और हीगल का इतिहास की व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास ही है। हीगल ने द्वंद्ववाद को एक जीवन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। उनका मानना था कि प्रत्येक इतिहास प्रक्रिया मूलतः द्वंद्ववादी होती है, और यह द्वंद्ववाद मात्र परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
अतः इतिहास प्रक्रिया का मौलिक अर्थ स्वतंत्रता की चेतना का विकास है। उनका मानना है कि ये जो द्वंद्ववाद उन्होंने प्रस्तुत किया या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया उन्होंने प्रस्तुत की, एक्चुअली जो ये द्वंद्वात्मकता है ये इतिहास का गतिमान सिद्धांत बनाती है, या कह सकते हैं कि हेगेल के दर्शन के हिसाब से प्रत्येक ऐतिहासिक प्रक्रिया अवश्यंभव ही एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होगी, या कहेंगे कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग एक विशिष्ट प्रकार के प्रभुत्वपूर्ण विचार की प्रकृति लिए हुए है। और वाद प्रत्येक ऐतिहासिक जो मतलब उसमें एक जो थॉट या विचार आता है वो वाद होता है, और वाद के प्रतिरोध में या उसका जो एक प्रतिगामी या विरोधी विचार होता है वो प्रतिवाद के रूप में प्रस्तुत होता है। तो ये प्रक्रिया, एक वाद प्रस्तुत होगा, फिर एक प्रतिवाद प्रस्तुत होगा, फिर उनके बीच में अंततः एक संश्लेषण या एक संवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद के साथ में एक नया वाद जन्म लेगा, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उनका मत है कि हेगेल अपनी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से जो ऐतिहासिक विकास है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विकासात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हेगेल ने राज्य को कह सकते हैं सर्वोपरि माना है, या राज्य का महिमा मंडन किया है, और ये उनके राजनीतिक विचारों में भी राज्य की शक्तिशाली अवधारणा दी गई है। तो एक प्रकार से शायद वहीं से ये विचार ऐतिहासिक चिंतन में भी आया है।